हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये संविधान सभा, इसका गठन कब किया गया, संविधान कैसे बना था, इस अंतरिम सरकार में कौन से मिनिस्टर थे, ये सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे। लेक्चर के साथ जुड़े रहिए और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर जाके आप लेक्चर्स को इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान उस सर्वोच्च महान ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें सभी नियम प्रावधान लिखित रूप में होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन का संचालन किया जाता है। तो भारत जैसे महान देश के अंदर आपको पता है लिखित संविधान है और सबसे लंबा संविधान है भारत में। तो जितना भी संचालन होता है, जो शासन चल रहा है, वो किसके बिहाफ पे चल रहा है? वो हमारे संविधान के बिहाफ पे चल रहा है। तो संविधान सबसे महान और सबसे सर्वोच्च ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर सर्वोच्च महान ग्रंथ, तो ये संविधान है। चलिए नेक्स्ट। इसके तहत किसी देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यों एवं संस्थाओं की स्थापना की जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर राजनीतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक संस्थाओं की स्थापना किसके बिहाफ पे की जाती है, तो इसकी स्थापना संविधान के बिहाफ पे की जाती है, क्योंकि संविधान ने हमें ये सारे हक दे रखे हैं ताकि हम ये सारी संस्थाओं को स्थापित कर सकें। और जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको अच्छे से बताता जाऊँगा कि लास्ट ईयर कौन-सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से क्वेश्चन किस लाइन से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी जाएँगी। संविधान का उद्देश्य एक विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति का विकास करना होता है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? एक राजनीतिक संस्कृति, विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति का विकास करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान द्वारा विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है। तो इसके बिहाफ पर जो है जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके अधिकार क्या-क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो पार्टी जीत के आ जाती है, उसको जनता की भलाई के लिए काम करना पड़ता है। ये किसमें लिखा हुआ है? ये सारी चीजें संविधान के अंदर लिखित रूप में दी गई हैं। चलिए, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक मूल्यों एवं संस्थाओं को स्थापित करने के लिए एक लिखित संविधान अपनाया है। तो हम सब जब 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुए थे, उसके बाद हमने एक लिखित संविधान को अपनाया है। तो भारत के अंदर किस तरह का संविधान है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत में लिखित संविधान है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर, वहां पर लिखित संविधान नहीं है। भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 को। और ये किसकी स्तुतियों पे, किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे या फिर कैबिनेट मिशन की स्तुतियों पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस की स्तुतियों पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन ने हक दिया था कि आप लोग संविधान सभा का गठन कीजिए, जो संविधान सभा आगे भारतीय संविधान की निर्माण करेगी। तो कब किया गया था संविधान सभा का गठन? जुलाई 1946। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कहाँ कहाँ से मेंबर्स आए थे, कितना टाइम लगा, ये सारी चीजें। संविधान का निर्माण, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये लंबा भी है और मैं आपको आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। कई बार क्या होता है, एक लाइन पढ़ते हैं आपको चीजें समझ में नहीं आती कि सर इस लाइन का क्या मतलब था, लेकिन आगे इस लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। वहां पे आपको कंफ्यूज करे एग्जामिनर, यहाँ पर 2 वर्ष और यहाँ पर 12 माह लिख देगा, यहाँ पर 28 दिन लिख देगा। तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्माण करने में। इसमें आरंभ में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। तो जब संविधान का गठन किया गया था, जब संविधान का निर्माण किया गया था, तो ओरिजिनल संविधान में 395 अनुच्छेद,
22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं। अनुच्छेद भी मैं आपको आगे बता दूंगा कितने हो चुके हैं और भाग कितने हो चुके हैं। जब हम ये टॉपिक करेंगे कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, किस भाग में क्या चीज बताई गई है और अनुसूचियों में क्या क्या चीजें बताई गई है, तो आपको सारी चीजें कवर कर दी जाएंगी। नेक्स्ट, संविधान का निर्माण देश के प्रत्येक प्रांत से चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो संविधान का निर्माण किसी एक आदमी ने नहीं किया, ना ही किसी राजा ने किया था और ना ही किसी अंग्रेज ने किया था। भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया गया था और जो प्रत्येक प्रांत के जो लोग उसके अंदर चुन के भेजे गए थे संविधान सभा के अंदर, जिसका गठन जुलाई 1946 को किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें कि ब्रिटिश प्रांतों से 292, 292, 93 देसी रियासतों से एवं 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये यूपीएससी में पूछा जाता है और बाकी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। याद रखेंगे 389 कुल संख्या थी सदस्यों की, जिसमें से कि ब्रिटिश प्रांत के 292 पीपल थे और देसी रियासतों के 93 पीपल थे। याद रखना, ये चीजें याद रखने को आपको याद रखनी है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रत्येक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सामान्यतः 10 लाख पर 10 लाख 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। कौन से थे 3 प्रमुख समुदाय? मुस्लिम, सिख और सामान्य। यहाँ पर मुस्लिम और सिख और बाकी जो है बाकियों को सामान्य में बांट दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ 3 ही अनुपात थे सीटों के। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना। जहां पर ये एरो लगा देता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता ही बनता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब चीजों को आपने याद भी करते रहना है, ये नहीं है कि पहले हमने क्या पढ़ा वो आप भूल जाइए। मैंने जैसे बताया संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अब संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर 9 दिसंबर क्यों लगाया गया है? क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको यहाँ पर 9 दिसंबर 1947 बोलेगा, 11 दिसंबर 1946 बोल देगा या फिर 10 दिसंबर 1946। तो आपको पता होना चाहिए पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था संविधान सभा का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस लाइन से बनता है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था? स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने या फिर मुस्लिम लीग ने, या फिर चौथा ऑप्शन दिया होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। आपको आगे आगे बताऊंगा मैं। मुस्लिम लीग ये मैंने हिस्ट्री में करवाया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो वो लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टडी मास्टर पर आप जो भी वीडियोस देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं। चलिए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पर सिर्फ पहली बैठक है, याद रखना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन आएगा और आता भी है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो जितना आपको मैं पढ़ाऊं कम से कम इतना अगर आप याद कर लोगे तो आपका कोई भी एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि अस्थायी तौर पर इस पद पर नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रखेंगे। उसके बाद जो रियल अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 दिसंबर 1946 को पहली जो है संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पहला स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ये कब किया गया, इसको बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 1995 के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही लाइन में पूछा गया था और जिन्होंने सिर्फ यही चीजें पढ़ी हो तो उसको समझ में आ जाएंगी। देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। इनके पास विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के भी चार्ज इनके पास था। तो अगर राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कौन से मंत्री थे, ये गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो गृह मंत्री पूछ लिया जाता है। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल या फिर विदेशी मामलों के मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। सबसे पहले आप ये तीन याद करेंगे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी पहले शिक्षा मंत्री पूछा जाता है, पहले शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, याद रखना यहाँ पर ये हमारी अंतरिम सरकार, अंतरिम मंत्रिमंडल था, देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल। तो ये क्वेश्चन अंतरिम मंत्रिमंडल से पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको सारी चीजें डिटेल में और बताता जाऊंगा, आपकी जो है कंफ्यूजन क्लियर होती जाएगी। जगजीवन राम श्रम मंत्री, आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री, जोगिंदर नाथ मंडल विधि मंत्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये नोट डाउन कीजिए, बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सी राजगोपालाचारी, जॉन मथाई उद्योग एवं तथा आपूर्ति मंत्री। और बाकी आप ये चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो ना भी याद करो तो भी आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन ऊपर में पूछे जाते हैं, फिर भी पढ़ा देता हूँ। CH भाभा खाद्य एवं बंदरगाह मंत्री, आसफ अली रेलवे, लियाकत अली खान वित्त, अब्दुल रब निश्तार संचार, गजनफर अली खान स्वास्थ्य। तो यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, कई बार जो हिंदी मीडियम में भी वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही लिखा मिलेगा, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जो कि भारतीय संविधान का आधार बना। तो भारतीय संविधान का आधार किसे माना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को। और क्वेश्चन पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, याद रखिए। एक बार पेन को कोई प्रॉब्लम हो गई है, 1 सेकेंड। ओके ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 को। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष कब बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। तो सारी चीजें आप लोग एक पैटर्न में याद करेंगे, एक लाइन में याद करेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप में परिष्कृत प्योरीफाई करने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। तो यहाँ पर जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत कर दिया कि संविधान किस तरह का बनेगा। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको परिष्कृत करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए अलग अलग विषयों पर समितियां बनाई गई। तो सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी, सबसे प्रमुख समिति यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यहाँ पर प्रारूप समिति बनाई गई। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। तो क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी।
29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन सी प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे, किस प्रांत से चुनकर आए थे संविधान सभा के अंदर? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे? तो ये बंगाल से चुनकर आए थे। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर प्रारूप समिति में डॉक्टर अम्बेडकर के अतिरिक्त प्रारूप समिति के मेंबर्स देख लीजिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, और इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी नियुक्त किए गए, और एन माधवराव इनके स्थान पर बीएल के मित्र के स्थान पर नियुक्त किए गए थे। तो ये कुछ सदस्य थे, लेकिन आपको जो इसमें मेन बी आर अम्बेडकर याद रखना है, जिसने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये याद रखना है मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, और याद कर सके तो सारे याद कर लेना, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अब आप देखिए 1946 से 26 यहाँ पर जुलाई 1946 से संविधान सभा का गठन हुआ, और अंगीकृत कब किया गया संविधान? 26 नवंबर 1949। यहाँ पर तो नियर अबाउट 3 साल लग गए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन पूरे लगे थे यहाँ पर। वो पहले ही आपको बता चुका हूँ। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई बार ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत कब किया गया था? संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तब 284 लोगों ने यहाँ पर साइन कर दिए थे। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने का क्या कारण रहा था? क्योंकि सन 1930 से ही 26 जनवरी का दिन जो है संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। स्वाधीनता दिवस अगर आपसे पूछ ले कोई कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब आप पढ़ते हो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, वहां पर गणतंत्र दिवस ना दे के स्वाधीनता दिवस दे दे, तो आपको फिर ये टिक करना पड़ेगा। याद रखना, इस लाइन से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या फिर भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो पहले तो ये याद रखना है, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप फैमिलियर उस नाम के साथ। लेकिन एग्जाम में ये आपको बता देगा कि संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन कब? 24 जनवरी 1950 को। याद रखना, जब आपके इरादे बड़े हैं, जब आपके टारगेट्स बड़े हैं, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो थोड़ी ज्यादा मेहनत में मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। आपको भी हेल्प, आपको खुद की हेल्प करनी है, सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। जितना पढ़ाता हूँ यहाँ पर मैं, उसको पढ़ के नोट डाउन करके चीजों को याद रखना है। सेल्फ नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ नोट्स से बढ़िया चीज कोई हो नहीं सकती। जब आप अपने नोट्स अपने हाथों से तैयार करते हो, तो आपको मान लो 1 घंटा लग गया नोट्स तैयार करने में, लेकिन जब अगली बार आप उसको पढ़ोगे तो 10 मिनट में आपका पूरा इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा टॉपिक, कि आप सोचोगे कि बहुत जल्दी हो गया। और फिर आप जब रिविजन्स करते हो, तो फिर ये 10 मिनट वाली चीज भी आपकी 5 मिनट में ही सारी चीजें कवर होने लग जाएंगी। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपने हाथों से नोट्स तैयार किया करो, लेक्चर को देखा करो, उससे नोट्स तैयार करके
पढ़ा कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। संविधान समिति, अभी संविधान समिति से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रमुख समितियां हैं यहाँ पर और उनके अध्यक्ष कौन से हैं। पहले मैंने आपको पहले बताया था, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य है। कई बार ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। कार्य संचालन समिति, KM मुंशी द्वारा अध्यक्ष थे इनके। संघ संविधान और संघ शक्ति, ये क्वेश्चन आया हुआ है, संघ शक्ति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान, तो ये किसके पास समितियां थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। नेक्स्ट है प्रक्रिया, वार्ता, तदर्थ, झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, ये झंडा समिति के बारे में क्वेश्चन आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ, कम से कम ये भूलिएगा मत, ये याद रखिएगा, आपके सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी। सदन समिति, P पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पर नेक्स्ट है वित्त एवं स्टाफ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ समितियां थी, मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति, BR अम्बेडकर, बिल्कुल भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना। मूल अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन, KM मुंशी। और यहाँ पर वार्ता समिति या फिर झंडा समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। और चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार मेंस में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए या फिर चर्चा कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको इलेबोरेट करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ, और जब मेंस का लेक्चर होगा तो मेंस के लेक्चर में आपको डिटेल से ये सारी चीजें बताई जाएंगी लिखित रूप में, जैसे ही आपको करवाया जा रहा है। तो ये आपको लेक्चर, जो मैं यहाँ पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये लेक्चर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर देख चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट चीजें कैसे पूछी जाती हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता ये है, यह लिखित संविधान है और लोक निर्मित संविधान है। क्या मतलब है, लिखित है मतलब हमारे पास प्रूफ पड़ा है, अगर हमें कोर्ट में जाकर दिखाना पड़े तो हम दिखा सकते हैं कि ये 325 पेज नंबर पर ये दे रखा है और इसका ये तात्पर्य है, इसका ये मतलब है। हमारे पास लिखित संविधान है और ये लोक निर्मित है, मतलब किसी एक आदमी के द्वारा या फिर किसी राजा के द्वारा ये नहीं बनाया गया है, ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। हम ऊपर देख चुके हैं किसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, सभा में मेंबर थे, तो सभी मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विभिन्न संविधानों से उद्कृत, जब हमारा संविधान का गठन किया गया था, तो डिफरेंट डिफरेंट देशों के, USA, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, हर एक देश, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट डिफरेंट देशों के यहाँ पर जो है संविधानों को रीड आउट किया गया, पढ़ा गया, और उनको पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है हमारे संविधान का गठन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नम्य एवं अनम्य मिश्रण। नम्य एवं अनम्य मिश्रण मतलब जब आप इसको अमेंडमेंट करते हो तो ये हार्ड भी बहुत है। यहाँ पर आपने देखा होगा जब GST की अमेंडमेंट की गई थी तो काफी हार्ड था, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित करने के बाद हाफ स्टेट्स भी उसको पास करें। अनम्य मतलब कई बार ये सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट हो सकती है, तो हार्ड भी है इसको अमेंडमेंट करना और इजी भी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, विश्व का सर्वाधिक लंबा और विस्तृत संविधान है। मैंने पहली लाइन में बताया था कि विश्व का सर्वाधिक लंबा और सर्वाधिक विस्तृत मतलब डिटेल्ड संविधान भारत के हिस्से आया है, ये भारत के पास है। नेक्स्ट है एकात्मक एवं संघात्मक शासन का समन्वित रूप। यहाँ पर एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, यहाँ पर हमारे सेंटर भी है और स्टेट्स भी काम करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी एक इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर जो इंडिया में रह रहे लोग उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपके फुलफिल नहीं हो रहे, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं।
स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय प्रणाली। तो यहाँ पर स्वतंत्रता है, हमारी न्यायपालिका जो है, न्याय प्रणाली है, उसका किसी भी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, उसका किसी से रूप कुछ लेना देना नहीं। हमारे यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च, उसके बाद हाई कोर्ट स्टेट्स में, और फिर यहाँ पर लोअर कोर्ट्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली है, ये सबसे स्वतंत्रता है। इसकी कार्यपालिका से, कार्यप्रणाली से या फिर किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये स्वतंत्रता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारी सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनकर जाती है। जो आप पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, और हमारे बीच में से ही चुन के भेजे गए लोग होते हैं। नेक्स्ट जो है एकल नागरिकता। आप आपके पास हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब एक ही नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। और जैसा कि यूएसए में अगर आप रह रहे हो तो आपके पास वहां पर दो नागरिकता होती है, एक यूएसए की नागरिकता, दूसरी आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट की नागरिकता। जैसे आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो तो आपके पास न्यूयॉर्क की वहां पर जो है नागरिकता होगी। तो भारत में क्या है, चाहे आप हरियाणा में रहते हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे राजस्थान में हो, या फिर आप किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो, आप भारत के नागरिक हो, आपके पास एक ही नागरिकता है, एक ही आधार कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोग बनवा लेते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर एक ही नागरिकता का प्रावधान है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो जिसको वोट देने का अधिकार है वो यहाँ पर वोट दे सकता है। तो ये यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, एक हमारा लेक्चर था। अच्छे से हमने पढ़ा, सारी चीजें डिटेल से बताई आपको, क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताई, जो चीजें आप छोड़ सकते हो वो भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। अब इसके अलावा आपको कोई डाउट बच गया तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि सर ये मेरा डाउट है, प्लीज ये डाउट क्लियर कर दो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले ही बता दिया था, वीडियोज हैं आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी, इंग्लिश के अंदर लेक्चर्स मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए, वहाँ पे जाके हमारे जो है फोन नंबर है वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स के लिए स्टडी मास्टर पर चैनल पर आइए, और एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, आपको वहां पर अवश्य ही हेल्प मिलेगी। और कोई जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। लेक्चर कैसा लगा हमें प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आ गया हो तो एक लाइक और शेयर कर देना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर जो आपको फ्री पीडीएफ्स और टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती हैं। कोई नए एग्जाम की अपडेट, कोई नई टेस्ट सीरीज की अपडेट, सारी अपडेट्स वहां पर दे दी जाती हैं। और वहां पर नई नई वीडियोस भी शेयर कर दी जाती हैं। कई बार क्या होता है आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो टेलीग्राम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे। और बाकी लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए।